वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल पीईटी में जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री है ना, आपको पता है एंशिएंट और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये सब मिलाते हैं तो 10 नंबर का है। उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 सवालों का हम लोग फटाक से एक टेस्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं। एग्जाम में इनसे सवाल फंस सकते हैं। बिना देरी के देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से कह रहा है किस तकनीक का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे? जो डांसिंग गर्ल बनाई है ना, कांस्य प्रतिमा जो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है, किस टेक्निक से बनाते थे? तो बहुत ही फेमस टेक्निक थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। मोम लोपी ढिलाई है ना, पहले मोम लगा देते थे फिर उसको पिघला देते थे तो वो मेल्ट होके आयरन शेप की हो जाती थी, है ना, लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते थे इसको, याद रखिएगा। किस पुरातात्विक स्थल से बैल की तांबे की मूर्ति भी मिली हमें, है ना? कॉपर फिगरीन ऑफ द बुल हैज़ बिन रिकवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट? रोपड़, कालीबंगन, लोथल। तो ये हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगन से। कहाँ से बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है? कालीबंगन से प्राप्त हुई। और लोथल से बात करें तो यहाँ कुत्ते की ताम्र की मूर्ति प्राप्त हुई है, कुत्ते की ताम्र मूर्ति, है ना। और मोहरे जो होती हैं ये सब, ये भी हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। और दूसरी बात करें अगर रोपड़ है कहाँ भाई, ये आपको पता होगा पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और कालीबंगन कहाँ है भाई? राजस्थान में है कालीबंगन, है ना। और लोथल गुजरात में। किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया, है ना? किस युग में तांबे को पहली बार यूज़ किया गया? कॉपर वॉज फर्स्ट यूज इन चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। तो इसका नाम ही से पता चल रहा है ताम्र पाषाण युग है ना, चैल्कोलिथिक एज। जैसे हड़प्पन से इन्होंने कॉपर का इस्तेमाल करा, आयरन का नहीं। बाद में जब वैदिक पीरियड आएगा तब लोहे का इस्तेमाल होगा, है ना। हड़प्पन कॉपर का यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज कह सकते हो, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सैन्य पुरस्थल खोजे गए हैं? सबसे ज़्यादा इंडस आर्कियोलॉजिकल साइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको कहाँ पे मिली हैं? तो ये बहुत सारी मिली हमको गुजरात में, है ना। कहाँ पे मिली है? गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट मिली है हमको। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है यहाँ पे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स आर फाउंड फ्रॉम सुरकोतता गुजरात, यानी घोड़ों की हड्डियों के पहले वास्तविक अवशेष सुरकोतता गुजरात से मिले हैं। डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है और पशुपति मोहर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। डांसिंग गर्ल, तो यहाँ पे कौन सा सही है? दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अभी भी आप देखिए 25 टेस्ट हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाके लगा सकते हैं, सेक्शन वाइज फुल लेंथ सब मिल जाएंगे उस पर आपको। और मात्र 49 रुपये के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कूपन कोड लगा लीजिएगा खरीदते समय, ज्ञान सर डिस्काउंट, बिना किसी स्पेस के, है ना, चाहे कैपिटल में स्मॉल में, ज्ञान सर डिस्काउंट। 49 में 25 टेस्ट में प्रैक्टिस कर लो। और वीकली टेस्ट का फोल्डर है फ्री में, वहाँ पे भी आपके 5 टेस्ट पढ़ें, ठीक है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवस्था से मिलती हैं। अवेस्ता निम्नलिखित में से किस धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है ना? ज़िंदा अवस्था की बात करता है। तो ये पर्शियन रिलीजन का है, ईरान से हमें मिलता है, फारसी धर्म में। मतलब बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं इसकी ऋग्वेद से। फिर बात आती है किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 4 में 4 हुई थी भाई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ट्रिक भी बता चुका हूँ मैं, RVP के। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो कहाँ पे हुई थी पहली बुद्ध काउंसिल? राजगिरी में हुई थी, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई है तो आपको पता ही होगा भाई। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली होगी, दूसरी होगी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी होगी अशोक के, चौथी होगी कनिष्क के, ठीक है। और प्रेसिडेंट की भी बात करें तो पहले में महाकश्यप था प्रेसिडेंट, दूसरे में सबकामी, तीसरे में मोगलीपुत्र तिष्या, चौथे में वासुमित्र। किस यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से की गई है भाई? तो मुंडका उपनिषद में यज्ञ की तुलना करी गई है टूटी नाव से। किसमें? मुंडक उपनिषद में। अब इसमें ये प्रमुख स्थल और नदियां हैं, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये आपको बताना होगा, ठीक है। यानी जैसे रोपड़ सतलज नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे, चानुदारो इंदस और बनावली घग्गर। तो यहाँ पे आप देखेंगे बनावली जो थी, है ना, हरियाणा में है ये जो है एक नदी अगर पूछे तो डाइन नदी के किनारे कह सकते हो, डीन नदी के किनारे। क्योंकि कालीबंगन जो था वो था घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगन था घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। फिर कह रहा है चक्र प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के जीवन पहलू से, है ना। जो सिंबल है चक्र जो गौतम बुद्ध का, वो किससे संबंधित है? गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण या प्रथम उपदेश। तो ये फर्स्ट सेरेमन से संबंधित है ना, किससे? पहले जो उपदेश है उससे। क्योंकि गृह त्याग यदि बात करें होम सेक्रीफाइस की, इसमें हॉर्स प्रतीक है, घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष जिसको कहते हो आप। निर्वाणा की बात करें तो पद चिन्ह है, निर्वाणा का जो इनका लोगो है वो पद चिन्ह है। और मृत्यु स्तूप को प्रदर्शित करती है।
फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल ऑफ द बुद्धिस्ट यूनियन वॉज यूज टू बी ऑफिशियल रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। बौद्ध संघ का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी निर्माण एवं स्थापत्य से संबंधित अधिकारी हुआ करता था, है ना। तो बौद्ध संघ में निर्माण और स्थापत्य से संबंधित अधिकारी कौन था, तो ये था आपका नवकंभिक, है ना। नवकंभिक कौन था, नवकंभिक, याद रखिएगा, निर्माण और स्थापत्य से संबंधित। भंडागार की बात करें तो खाने पीने से संबंधित हो जाएगा, ये खान पान से संबंधित हो जाएगा। कंपी कारक की बात करें तो माल के क्रय विक्रय, है ना, सामान के खरीद बिक्री के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी था। चीवर की बात करें अगर तो कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, वस्त्राकार वगैरह, उसको देखता है ना, गारमेंट वगैरह, वस्त्राकार से संबंधित अधिकारी कह सकते हो, वस्त्राकार। इसके बाद है फ्रेडरिक रोजन ने सबसे पहले 1838 में लैटिन में किस वेद का संपादन किया था। तो फ्रेडरिक रोजन फर्स्ट स्टार्टेड एडिटिंग इन लैटिन 1838। कौन सा वेद, तो इसने करा था ऋग्वेद को सबसे पहले कन्वर्ट, ठीक है। फिर बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो गलत तो इसमें कोई नहीं है क्योंकि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चौथे में कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। उपयुक्त में से कोई नहीं या दोनों, कौन सा सही हो जाएगा, तो दोनों सही हो जाएंगे ना, कि महावीर ने जो अपना उपदेश है प्रकृति भाषा में दिया यानी अर्धमागधी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में, दोनों ठीक है। स्वास्तिक किस तीर्थंकर का प्रतीक था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे दाग सकता है एग्जाम में टर्म से। तो स्वास्तिक बहुत ही फेमस था किसका, सुपार्श्वनाथ। स्वास्तिक सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक सुपार्श्वनाथ का चिन्ह था, ठीक है। संभवनाथ का भी अगर बात करें तो घोड़ा था, अश्व, है ना, जैसे घोड़ा वहाँ पे बुद्ध में गृह त्याग का प्रतीक था, जैन में अश्व संभवनाथ जी का प्रतीक था। सुपार्श्वनाथ का अपना यही हो गया स्वास्तिक। और वाशुपूज्य की बात करें तो इनका भैंस था, भैंस बफेलो। और विमलनाथ की बात करें अगर तो इनका वो क्या था विमलनाथ का, वराह था शायद, है ना, वराह था, ठीक है। महावीर स्वामी ने जाम्बिक गांव के पास रिजुपल्लिका नदी के तट पर एक किस पेड़ के नीचे कैवल की प्राप्ति करी थी रिजुपल्लिका के, तो इनको प्राप्ति हुई थी शाल के वृक्ष के नीचे ना, जैसे बुद्ध जी को बोधि वृक्ष के नीचे पीपल के, इनको साल वृक्ष के नीचे। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखना है भैया, है ना, मतलब कौन था जिसने वापस से जजिया कर लगा दिया था। तो दोबारा से जजिया कर लगाने वाला था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। फिर कह रहा निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऋग्वेद में कर्ण राजवंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा जा गया है। वासुदेव कर्ण राजवंश के संस्थापक थे। और अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविका का नायक था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाए, मतलब गलत पूछ रहा है, गलत, तो गलत हो जाएगा पहला, है ना, क्योंकि कर्ण वंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है ना, पुराणों में, ना कि ऋग्वेद में। कर्ण वंश के जो शासक है शुंग भृत्य कहा गया पुराणों में, ना कि ऋग्वेद में, पुराण होना चाहिए था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या क्या थी। ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र वॉज रन बाय कमेटी हुज नंबर ऑफ मेंबर वॉज। तो इसमें थे कितने लोग, 30 लोग, है ना। प्रशासन एक समिति चलाती थी, उसमें 30 सदस्य थे। इसमें आपको गलत बताना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के समकालीन था। और कर्नाटक में हाथी का धौली शैल शिल्प अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो धौली रॉक क्राफ्ट है, एलिफेंट इन कर्नाटक वॉज बिल्ड बाय अशोक। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कर्नाटक में नहीं है, उड़ीसा में है ना। हाथी का जो धौली शैल शिल्प है अशोक ने बनवाया था उड़ीसा में, ठीक है, ना कि कर्नाटक में। मौर्य काल में संकट के समय लोगों से कौन सा कर वसूला जाता था। तो अगर बहुत ही क्राइसिस रहती थी मौर्य पीरियड में तो कौन सा टैक्स वसूलते थे क्राइसिस के समय, प्रणय, है ना, प्राण बचाने ना अपने संकट में, तो प्रणय टैक्स जो कहते हैं, प्रणय टैक्स। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। तो धर्म प्रचार बंधु जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसको कहा गया है, धर्म प्रचार बंधु समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किसने उत्तर भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में 8 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉन्कर्ड 8 किंग्स इन द राइन ऑफ गंगा वैली नॉर्थ इंडिया। तो ये किसने प्राप्त करी थी इसमें विजय, तो इसमें विजय प्राप्त करने वाले थे कुमारगुप्त। इनमें से तो कोई नहीं, क्योंकि इसमें कौन था, समुद्रगुप्त होना चाहिए, स्कंदगुप्त वगैरह नहीं, समुद्रगुप्त, है ना।
यानी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उत्तर भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में 8 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी समुद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे ज़्यादा प्रिय थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे ज़्यादा प्रिय उपाधि कौन सी थी? तो सबसे ज़्यादा प्रिय उपाधि थी उसकी परम भागवतम। कौन थी? परम भागवतम। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है? वो अमंग द फॉलोइंग है एड्रेस हर्षवर्धन है शिलादित्य। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है किसने? हियानशांग ने। किसने कहा है? हियानशांग। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में चीनी यात्री हियानशांग निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान भारत आया था? तो हियानशांग जो है कब आया और किसके शासनकाल में आया? ये तो आपको पता होगा, है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चाइनीज़ जो है ये हियानशांग 7वीं शताब्दी में आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, है ना, 7वीं शताब्दी में आएगा। 7वीं शताब्दी मतलब भाई 630 कह सकते हो सी। अशीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार किसको मौखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ना, मौखरी किंगडम का रियल फाउंडर किसको माना जाता है? मौखरी किंगडम का रियल फाउंडर ईशान वर्मन को मानते हैं। ठीक है। मैत्रक शासकों ने डैश को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया जो शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मैत्रिक रूलर हैड डेवलप्ड डैश एज देयर कैपिटल विच वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो किसको करा? वल्लभी को करा, है ना। मैत्रक शासकों ने वल्लभी को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया, इंपॉर्टेंट याद रखना। और वहीं अगर मौखरी किंगडम का संस्थापक पूछेगा तो ईशान वर्मन। किस युद्ध के बाद दिल्ली भारत में गौरी राज्य की राजधानी बन गई थी? है ना, आफ्टर द विच बैटल द दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम गौरी। तराइन के पहला दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध या चौसा का युद्ध? तो ये था आपका तराइन की दूसरी लड़ाई, है ना, 1193 में। पहली तो वही 1192 में हार जाता है मोहम्मद गौरी, दूसरे में जीत जाएगा। चंदावर की लड़ाई आपको पता होगा जयचंद के साथ होती है भाई, है ना, किसके साथ? जयचंद के साथ। और टाइम वही अगले साल 1194 में हो जाएगी ना, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। और वहीं चौसा की लड़ाई की बात करें 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हो जाती है। ठीक है। इसके बाद श्री का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? श्री हैड बिन बिल्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो यार एप्पल वाला नहीं है जो आईफोन में ना है श्री, वो नहीं है श्री। इसका निर्माण करा था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। कब करा था? 1303 में। एक ये शहर था श्री दिल्ली में, है ना, कह सकते हो, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कोर्ट पोएट वॉज हरिसेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है। अगला देखते हैं। किसने 1533 में दिल्ली में दीनपना शहर का निर्माण कराया था? तो दिल्ली में दीनपना शहर का निर्माण किसने कराया 1533 में? दिल्ली में दीनपना शहर हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। 1518 में खतौली का युद्ध महाराणा सांगा और किसके बीच में हुआ था? खतौली, द बैटल ऑफ खतौली टुक प्लेस बिटवीन महाराणा सांगा एंड, तो ये हुआ महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना, बैटल ऑफ खतौली, महाराणा सांगा, इब्राहिम लोदी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित सही का विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? तीर्थ यात्रा का कर समाप्त 1561, जजिया कर समाप्त 1562, इबादत खाने की स्थापना 1575, मज़हर की घोषणा। तो कौन सा इसमें से सही है? सही तो सही है इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर करता है। कब करता है? 1575 में। और वहीं बात करें अगर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने की, तो वो तो अकबर करेगा 1563 में। कब करता है? 1563 में। उसके अगले साल फिर जजिया कर समाप्त कर देता है 1564 में। ठीक है। और मज़हर की घोषणा की बात करें अगर, तो ये 1589 में करता है। इबादत खाने की स्थापना 1575। एक और चीज़ है, दीन इलाही की स्थापना, है ना, जो दीन इलाही है, दीन इलाही, इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है 1582 में, याद रखना। ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता दे दी थी? पोर्तुगीज रिकॉग्नाइज ब्रिटिश फॉर रिसाइडिंग एंड ट्रेडिंग देयर ऑक्यूपाइड ईस्टर्न टेरिटरीज। तो ये दे दी थी परमिशन 1664 में, 1654 में। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था तथा महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हु हेल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? तो ये था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना कब और किसने की? दीनपना नगर की स्थापना तो अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, हुमायूं ने करी थी दीनपना नगर की स्थापना दिल्ली में 1533 में। 1533 दीनपना नगर, हुमायूं। इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने 1916 में कह रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो की। इन्होंने लगभग कितने वर्षों तक इसके कुलपति के रूप में कार्य भी किया? वाइस चांसलर के रूप में मदन मोहन मालवीय। पहली चीज़ याद रखना, 1916 में इन्होंने BHU की स्थापना करी है
और ये लगातार वाइस चांसलर रहे लगभग 19 साल, ठीक है, 19 साल तक। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध इनमें से किस वर्ष लगाया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एब्सोल्यूट बैन ऑन सती प्रैक्टिस वॉज इम्पोज्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो लगाया गया था 1829 में, जो सती प्रोहिबिशन एक्ट आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से वह पहला अंग्रेज कौन था जो अकबर के समय इंग्लैंड के राजा का पत्र लेकर भारत आया था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर विद अ लेटर फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड? तो ये आया था जॉन न्यूबेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछा जा सकता है आपसे, जॉन न्यूबेरी। कौन मराठा साम्राज्य में गांवों के भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था? वो अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर द डिटेल ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस इन द मराठा एम्पायर? तो ये कौन प्रिपेयर करता था? ये करता था कुलकर्णी लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट विक्ट्री ऑफ शिवाजी? तो शिवाजी की अंतिम विजय इनमें से कौन थी? पन्हाला दुर्ग का विजय, येलबर्गा विजय, सलहेर की दुर्ग विजय, कौन सी थी? तो इनमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक का जो अभियान था वो शिवाजी का अंतिम अभियान था, जो 1676 से 78 में चलता है ना। तो जिंजी का जो कॉन्क्वेस्ट था, या जिंजी की विजय कह सकते हो आप, वही अंतिम थी, जिंजी की विजय। किस मराठा शासक ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा रूलर मेड राजगिर हिज कैपिटल? तो ये बनाया था संभाजी ने, संभाजी महाराज, ठीक है, संभाजी। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? धौलावीरा, रंगपुर, लोथल में। कौन भारत में स्थित है? बहुत ही लड्डू है, तीनों ही है भाई। धौलावीरा गुजरात में है, रंगपुर कहाँ पे आपका? रंगपुर आपका गुजरात में है, लोथल भी आपका गुजरात में, तीनों ही गुजरात में। 46 में पहचानना कौन सा कथन गलत होगा भाई? कह रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। मुबारक खिलजी ने देवनगरी का नाम कुतुब्बाबाद करा, मुबारक खिलजी ने। और मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 में सांकेतिक मुद्रा चलाई, टोकन करेंसी। शेरशाह सूरी के मकबरे को गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे का पूर्वगामी कहा जाता है, यानी टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज सेड टू बी द प्रेडेसर ऑफ टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। तो भाई ये यार कैसे हो सकता है ना, ये कैसे हो सकता है भाई? तुगलक पहले, शेरशाह बाद में, है ना। तो यानी गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे को शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्वगामी कहते हैं ना। इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, इसलिए ये गलत। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने कोही विभाग की स्थापना की है? तो दीवाने कोही विभाग की स्थापना, जो कि एग्रीकल्चर के लिए था, कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने भी करी थी दीवाने मुस्तखरज की स्थापना। बलबन ने भी करी थी दीवाने अर्ज, जो सैन्य विभाग था, उसकी स्थापना। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, दीवाने खैरात शुरू करा था इसने। अब ये पुस्तक और उसके लेखक हैं, इसमें आपको मैचिंग करनी है कौन सी सही होगी। तारीख अकबर, तारीख सिंध और अर्धकथानक तारीख रशीदी। तारीख अकबर ये आरिफ कंधारी की थी, तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम, और अर्धकथानक बनारसी दास, और तारीख रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगला। तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 48 का ए हो जाएगा। कनिष्क के रप्तक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस स्थान का उल्लेख नहीं है? क्या है कनिष्क के रप्तक इंस्क्रिप्शन में? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, इन तीनों ही का है, नन ऑफ दिस हो जाना चाहिए ना। रप्तक इंस्क्रिप्शन में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा, इन तीनों ही का उल्लेख किया गया है। चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है ईसामी के अनुसार अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जो कि गंगा जल का पान करता था, हिंदू त्यौहार जैसे होली ये सब भी धूमधाम से मनाता था? तो ये था वन एंड ओनली मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इसी ने 1330 में टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी भाई, है ना। और दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा भी इसी को माना जाता था, और इसने ये सब गंगा जल और त्यौहार वगैरह धूमधाम से मनाया, ठीक है। तो ये शानदार 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो, और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाकर भी 25 प्रश्न मतलब 25 टेस्ट को जरूर लगा लेना। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मात्र 49 रुपये का है।